you know that we have finished our chapter, that is resource and development. Now I am shifting to the democratic politics of democratic politics of class 10th. That is the name of your book is the democratic politics part 2, बिकॉज पार्ट 1 जो है वो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं. तो अभी जो आपकी बुक का नाम है दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2. दिस इज द नेम ऑफ योर बुक एंड वी विल स्टार्ट दिस बुक मित्रों. और हम आपके बुक में इसमें जो है वो स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको सिलेबस जो है वो सारा का सारा 10th का बता दिया है. I hope you have gone through that video. Before starting, I hope you will like, share and subscribe my channel. So that is Learn with Guruji. That is Learn with Guruji. So like, share and subscribe my channel बच्चे लोग. और बहुत आप लोग मुझे बहुत अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के वीडियोस पे. तो थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग. सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियोस एंड इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द वीडियो लेट मी टेल कि मुझे बताइए ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम है. और आई होप यू आर गेटिंग द नोट्स द वीडियोज. शायद पिछले वीडियोस में जो था वो मैप वर्क डाला था. आई होप यू विल लाइक दैट. और बच्चों लोग आपने इसी तरह से तैयारी करनी है. आई एम स्टार्टिंग योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इन दिस बुक वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग. दैट इज पावर शेयरिंग. बच्चों लोग पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में, खासकर जो फेडरल कंट्रीज हैं जहां पे फेडरलिज्म होता है. अब बच्चा लोग फेडरलिज्म क्या होता है, क्योंकि फेडरलिज्म हमारे एक बात बता दूं मैं अपने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल वर्ड जो है वो कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया गया. दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया गया. बट फेडरल, व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपके इंटरलिंक्ड है. पावर शेयरिंग का फर्स्ट चैप्टर है, फेडरलिज्म का सेकंड चैप्टर है. फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग होती है. नंबर 1 इस बात को याद रखिएगा. फेडरलिज्म होता है वेयर वी हैव मोर देन 2 और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. 2 और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है बच्चों लोग, दिस इज द फेडरलिज्म. इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, जहां पे आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो 2 हो सकती हैं या 2 से ज्यादा हो सकती हैं. अब बच्चों लोग ऐसे इंडिया की बात करेंगे हम, तो इंडिया में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. आपको याद होगा मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को आंसर देंगे. मेरे को ये बताइए फर्स्ट जो लॉकडाउन था वो कब से कब तक लगा था और किसने लगाया था? जो फर्स्ट लॉकडाउन था बच्चों लोग, वेरी गुड बच्चों लोग, आई हैव गॉट योर आंसर इन द कमेंट्स. फर्स्ट जो लॉकडाउन था वो था आपका 24 मार्च टू 14 अप्रैल. किसने की थी इसकी अनाउंसमेंट बच्चों लोग? हु अनाउंस्ड दिस लॉकडाउन ड्यूरिंग द COVID-19? किसने की थी? यस बच्चों लोग, वेरी गुड. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दिस लॉकडाउन. इट मींस द प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर विच गवर्नमेंट? किस गवर्नमेंट के अंडर आता है प्राइम मिनिस्टर? द प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट. किसके अंडर आता है लोग? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है. दिस इज आल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, और इसको हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. अब आप कैसे बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? तो जैसे हमारी जो इंडियन आर्मी है वो किसके अंडर आती है बच्चों लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के? किसके अंडर आती है? देखिए 2 तरह से जो है वो लेवल क्रिएट किया गया है. एक आपकी इंडियन आर्मी है, एक आपकी जो है वो किसी भी प्रदेश की जो है वो पुलिस होती है. जैसे हिमाचल प्रदेश में हम इसको जो है वो HPP के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो HPP की फुल फॉर्म होती है हिमाचल प्रदेश पुलिस, या मुंबई पुलिस होती है, या यूपी पुलिस होती है,
या आपकी जो है वो किसी भी स्टेट की पुलिस होती है, बिहार पुलिस होती है, तो वो उसके स्टेट से नाम से जानी जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी किसके अंडर आती है? कौन जो है वो इंडियन आर्मी को कंट्रोल करता है? इंडियन आर्मी और इंडियन जो पुलिस होती है किसी भी स्टेट की, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो इंडियन आर्मी को जो कंट्रोल करती है वो ये गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। या इसका नाम मैंने आपको एक और बताया, दिस इज नोन एज अ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरह से जो स्टेट की पुलिस होती है या किसी भी स्टेट की जो पुलिस होती है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनका मेन काम क्या होता है? इंडियन आर्मी का मेन काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन आर्मी? द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन आर्मी इज टू क्या? इज टू क्या? क्या बच्चा लोग? इज टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनेशनल या प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन आर्मी इज टू प्रोटेक्ट आवर borders of the country. Whereas what is the main function of the police? The main function of the police is very good बच्चों लोग, कमेंट्स में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। The main function of the police is to maintain law and order in the society. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है वो पुलिस का मेन काम है। अब देखिए, तो यहां पे आ गई आपकी स्टेट, ठीक है, तो ये आ गई आपकी स्टेट। एक गवर्नमेंट आ गई आपकी सेंटर की, दूसरी गवर्नमेंट आ गई आपकी स्टेट की। अब तीसरी गवर्नमेंट भी होती है इंडिया में। आपको पता है तीसरी गवर्नमेंट कौन सी होती है? आप जिस एरिया में रहते होंगे वो एरिया आपका जो है हो सकता है पंचायत के अंदर आता हो सकता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता हो सकता है नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंडर आता हो सकता है वो एरिया जो है ये म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आता हो, नगर निगम हो सकती है, नगर परिषद हो सकती है, नगर पंचायत हो सकती है। वेरियस फॉर्म्स आर देयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। These all forms are known as the third level of government. This all is known as the third level of government. तो मैंने क्या बताया आपको कि फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म मींस वेयर वी हैव टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज अ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म में ये जो चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग को समझाने से पहले आपकी बुक में दो स्टोरीज दी हुई हैं। 2 stories आर गिवन इन योर बुक, ठीक है, और हम शुरुआत वहीं से करेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी पावर शेयरिंग की बात हम करेंगे, ठीक है। 2 स्टोरीज कौन कौन सी दी हुई है? पहली जो स्टोरी दी है वो है आपकी द फर्स्ट कंट्री विच इज गिवन इज द बेल्जियम, ठीक है। फर्स्ट जो कंट्री की स्टोरी दी गई है दैट इज बेल्जियम, और दूसरी कंट्री को जो स्टोरी दी गई है दैट इज श्रीलंका। You have, I think you have heard. So बच्चा लोग, we are talking of the country that is Belgium and Sri Lanka. I think you have heard the name of both these countries. अच्छा चलिए कमेंट्स में मेरे को ना बताइए, what is the capital of Belgium? जल्दी से hurry up. The capital of Belgium is Brussels. The capital of Belgium is Brussels. Now, what is the capital of Sri Lanka? Capital of Sri Lanka. The capital of Sri Lanka is Colombo. ठीक है। कुछ बुक्स में एक नई कैपिटल भी आ रही है श्रीलंका की, एंड दैट इज भंडार नायके कोई कैपिटल की आ रही है। अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक जो बुक्स में आपकी बुक में दी गई है दैट इज कोलंबो, ठीक है बच्चा लोग। भंडार नायके करके भी कोई कैपिटल जो है उसकी बात की जा रही है, शायद हो सकता है वहां नई कैपिटल बनाने की बात की जा रही हो, तो दैट कैन बी टेकन, वो हो सकता है, तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। बट you have to remember that the capital of Sri Lanka is Colombo and Belgium is Brussels. इतना क्लियर होगा? चलो, now tell me
Where is this country located? In which country continent this country is located? कौन से कॉन्टिनेंट में है ये बच्चा? बेल्जियम कौन से कॉन्टिनेंट में है और श्रीलंका कौन से कॉन्टिनेंट में? In which continent the Sri Lanka lies? In which continent the Belgium lies? The Belgium lies in Europe continent. कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में. वेरी गुड बच्चा लोग. एंड श्रीलंका लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट. ठीक है, इन दोनों कॉन्टिनेंट पर लाइज. नाउ वी विल फर्स्ट टेक द स्टोरी ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम मैंने आपको बता दिया कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप. कहां है बच्चा लोग? कहां? यूरोप में है. एंड दिस कंट्री इज एरिया वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, तो हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हरियाणा? इन हिमाचल का सॉरी हरियाणा का नाम सुना है आपने? हरियाणा जो है उसकी साइज से भी बेल्जियम का साइज आधा है. ठीक है. नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेट है, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेट है दैट इज कौन सा? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में आता है राजस्थान. आपका नॉर्थ वेस्ट में आता है आपका राजस्थान. तो नॉर्थ में सबसे बड़ा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद है आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पे जो है वो हरियाणा आता है आपका. ठीक है. पंजाब उसके बाद आता है. इस तरह से 4-5 स्टेट्स आते हैं. उत्तर प्रदेश की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट टेकिंग द उत्तर प्रदेश. अगर हम 5 स्टेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका जो है वो हिमाचल आता है. तो बेल्जियम का जो एरिया है इट इज हैज अ स्मॉल एरिया लेस देन हरियाणा. हरियाणा से भी छोटा है ये. हमारा जो हरियाणा का स्टेट का एरिया है उससे भी छोटा है आपका बेल्जियम का एरिया. और इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़. 1 करोड़ की पॉपुलेशन है. कितनी पॉपुलेशन है इसकी? 1 करोड़ की पॉपुलेशन है. इट हैज अ मोर देन 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन. अब इसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? क्लास 9 में पढ़ के आए हैं. हरिया जवाब देंगे. इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, Maldives. All these are the neighboring countries of India. Similarly, जो बेल्जियम की neighboring countries हैं इनको आपने टिप्स पे रखना है. That is फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. फ्रांस याद रखेंगे. चलो, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग. ठीक है. These are the 4 countries which are the neighboring countries of बेल्जियम. ये बेल्जियम की आपकी जो है वो नेबरिंग कंट्रीज हैं. ठीक है चलो. बट जो एथनिक कंपोजिशन है इस कंट्री की, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी डाइवर्स. अब एक वर्ड आया, द वर्ड है आपका ये. कौन सा वर्ड है? एथनिक. ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा. एथनिक का मीनिंग क्या होता है? एथनिक का मीनिंग होता है अ सोशल डिवीजन. सोसाइटी जो है वो आपकी डिवाइड होती है. द सोसाइटी इज डिवाइडेड on the basis of shared culture. People belonging to the same ethnic group believes in the common descent because of similarity of their physical type or the culture or the both. ठीक है जी. ठीक है. इसमें जो है वो आपका रिलीजन जो है वो पार्ट प्ले नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, एथनिक का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. आपने जो है वो चाइनीज भी देखे होंगे. चाइनीज जो लोग होते हैं वो भी देखे होंगे. और आपने जापानीज भी देखे होंगे. दोनों के फिजिकल फीचर्स को माइंड में रखिए और कंपेयर करिए तो क्या देखेंगे आप? बोथ हैव अ सेम फिजिकल फीचर्स. तो यही बात आपको अभी मैंने डेफिनेशन में भी बताई कि द एथनिक मींस डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर.
people belonging to the same ethnic group believes in their common descent because of similarity of physical type or the culture or the both. अब देखिए इस ये तो आ गया आपका फिजिकल बेसिस पे, ठीक है। जापानीज और चाइनीज की फिजिकल फीचर कंपेयर करिए, दोनों के फिजिकल फीचर्स आपके सेम होंगे, ठीक है। कल्चर पे बेस पे भी हो सकता है। अब हमारा कल्चर और जो आपका इसका कल्चर है, वैसे रिलीजन की इसमें बात नहीं की जाती, लेकिन मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं कि हमारा कल्चर और पंजाबियों का जो कल्चर है वो लगभग सेम जैसा कल्चर है। वी हैव अ सेम टाइप ऑफ कल्चर इन हिमाचल एंड पंजाब, ठीक है। तो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, कल्चर हमारा एक जैसा है, हालांकि फिजिक हमारी अलग अलग हो सकती है लेकिन कल्चर हमारा एक जैसा है। तो दैट इज नोन एज अ एथनिक डिवीजन। मतलब व्हेन वी डिवाइड द सोसाइटी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे हम सोसाइटी को डिवाइड नहीं करते, बल्कि फिजिकल अपीयरेंस या कल्चर के बेस पे जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो दैट इज नोन एज एन एथनिक डिवीजन। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एथनिक डिवीजन, ठीक है बच्चे लोग। तो एथनिक जो इनकी कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, वो आपकी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। किस कंट्री की बात कर रहा हूं? होम कंट्री, फॉर विच कंट्री आई एम टॉकिंग ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत डाइवर्स है। क्या है एथनिक कंपोजिशन, ये हम अभी आगे करेंगे। आई एम ड्रॉइंग अ रफ स्केच ऑफ द बेल्जियम। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द बेल्जियम। और आपने जरा ध्यान से देखना है, रफ स्केच है, ये मैप नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच इजी फॉर मी टू ड्रॉ the map on the board. So I am drawing the rough sketch of the Belgium, trying to draw a rough sketch of the Belgium. जो आपने ध्यान से देखना है, it is given in your book, that is page number, I think page number is 1. It is given there. So this is the map, this is the sketch of the Belgium. I can say sketch because map is drawn on a particular scale, it has some features, but this is a sketch. It is just, it has been just drawn to give you the understanding of the ethnic composition of the Belgium. Ethnic composition की देने के लिए मैंने आपको ये draw किया है। Now this part, this Belgium is divided in two parts. इसको जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये इसकी कैपिटल है, दैट इज ब्रुसेल, ठीक है जी, ये इसकी कैपिटल है। आई एम शेडिंग दिस रीजन, मैं इसको शेड कर रहा हूं, सिंपल शेडिंग कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चा लोग। This region which I have जिसको मैंने शेड किया है, this region is known as, मैं यहाँ पे बॉक्स इंडेक्स बना देता हूं, this region is known as a Flemish region। क्या बोलते हैं इसको हम? Flemish region। और जो मैंने रीजन ब्लैंक छोड़ा है, this is known as a Wallonia region। मतलब रीजन के हिसाब से कंट्री जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द फ्लेमिश रीजन, सेकंड इज द बोलोनिया रीजन। वन मोर पार्ट इज देयर, अ स्मॉल पार्ट। This is another part known as
the German speaking. This is known as German speaking. अब ध्यान से देखना बच्चा लोग, फिर अगली बार जो है वो हम जो है वो श्रीलंका की स्टोरी करेंगे. अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी तो श्रीलंका की स्टोरी भी समझ में आ जाएगी. तो रीजंस के अकॉर्डिंग द बेल्जियम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज द फ्लेमिश रीजन, सेकंड इज द वोलोनिया रीजन. इज दैट क्लियर बच्चा लोग? सो इन फ्लेमिश रीजन द पीपल लिविंग इज that these people speaks the Dutch language. Which language they are speaking? They are speaking the Dutch language. ठीक है बच्चा लोग? The people living in Flemish region speaks Dutch language, whereas this region spoke the French language. The people living in Wallonia region speaks which language? French language. And these people spoke German language. ठीक है बच्चा लोग? ये तीन लैंग्वेजेस जो थी वो बोली जाती थी. So this is known as an ethnic division. Here the division of population is based on the language. Flemish people speak Dutch language. The Wallonian people speak the French language and the German people speak the German language. ठीक है बच्चा लोग? And the percentage is, this is 59%. 59% people speaks the Dutch language. 40% speak the French language and 1% speaks the German language. हो गए पूरे? 59% speaks the Dutch language, 40% speaks the French language and 1% speaks the German language. Whereas in the Brussels, this is the capital I have told you. This is the capital known as the Brussels. The capital of Belgium is Brussels. Here the condition is totally reverse condition is there. What total condition is reverse here? In Brussels, the 80% people, Brussels में क्या था? Brussels में 80% people speaks the French language and 20% speaks the Dutch language. This is the condition in the Brussels. So this is all a story about the Belgium. I hope you will like my video, share my video and subscribe my channel, that is Learn with Guruji, and you will get many more things like this in next video. Thank you very much बच्चा लोग.